क्लास 10th में है, 2025 बोर्ड पेपर देने वाले हो तो पेपर की एक दिन पहले भी इस वीडियो को देख रहे हो तो देख के जाना मेरे प्यारे बच्चों। विज्ञान का एक वायरल पेपर आप लोगों को बताने वाला हूँ। कोड है आप लोगों का 824 आईज है और इसमें जितने प्रश्न है सारे प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ेंगे 100%। बस आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लो। मैं कह रहा हूँ ना कि अगर 1 घंटा 2 घंटे जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है इस पेपर को देख के ही जाना, ठीक है। 70 नंबर में 70 नंबर लेकर आओगे, इस बात की गारंटी है। बस अच्छे से बस रीड कर लेना, प्रश्नों को तैयार कर लेना। 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा इस पेपर को हल करने के लिए। गया निर्देश आप एक बार जरूर से पढ़ लेना। सामान्य निर्देश दिया गया है और निर्देश में पहला निर्देश बोल रखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों कि 15 मिनट इस पेपर को आप पढ़ोगे और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करोगे। दूसरा है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित, मतलब यह पेपर 2 खंडों में बना हुआ है। एक तो खंड अ में और दूसरा खंड ब में, 2 खंडों में यह पेपर बना हुआ है। जिसमें से जो खंड अ है तथा खंड ब, दोनों खंड अ तथा खंड ब 3 उपखंड क ख ग में विभाजित है। कहने का मतलब है कि खंड अ में भी 3 उपखंड दिया रहेगा और खंड ब में भी 3 उपखंड दिया रहेगा। 3 होता है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में क्या रहेगा, तो खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जिसमें सही विकल्प का चुनाव करना होगा आपको और OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरना होगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें पांचवा है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो जो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा तो एक बहुविकल्पीय प्रश्न कितने नंबर के लिए निर्धारित है, 1 नंबर, मतलब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड ब में क्या होंगे, वर्णनात्मक प्रश्न दिए हैं। इसके बाद है प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं, मतलब हर एक प्रश्न के आगे आपको बताया गया होगा कि प्रश्न 1 नंबर का है कि 4 नंबर का है या 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का होगा उसके सामने आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा इस पेपर में। अगला है खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि खंड ब जो है, खंड ब में 3 उपखंड है, एक तो क है, एक ख है और एक ग है। तो कोई भी उपखंड कर रहे हो तो नए पृष्ठ से आप प्रारंभ कीजिएगा। अगर उपखंड क आपने कर लिया है, उपखंड ख करने वाले हो तो नए पृष्ठ से आप प्रारंभ करना। उपखंड ग बायोलॉजी वाला करने वाले हो तो नए पृष्ठ से नए पेज से आप प्रारंभ कीजिएगा। इसके बाद है सभी प्रश्न अनिवार्य, मतलब इसमें जितने प्रश्न है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो ये निर्देश था जो कि बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ के निर्देश समझा दिया। अब पेपर यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट होता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों पेपर यहाँ से स्टार्ट है। देखिए सबसे पहले आ गया खंड अ और खंड में देखिए क्या लिखा है, बहुविकल्पीय प्रश्न और उसमें भी सबसे पहले उपखंड क। मैंने कहा कि इसमें भी 3 उपखंड आएगा, उपखंड क और उपखंड क आपके फिजिक्स के रहेंगे, किसके, फिजिक्स के प्रश्न हैं और 20 बहुविकल्पीय प्रश्न टोटल दिए रहेंगे और एक एक नंबर के हिसाब से 20 नंबर। तो पहले तो उपखंड क आया है फिजिक्स वाला और पहला ही प्रश्न देखिए कितना सिंपल दे रखा है इसने कि किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। तो किसी वस्तु से अगर आपको बड़ा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, बनने वाला कौन सा दर्पण, चारों ऑप्शन में से समतल दर्पण, अवतल दर्पण कि यहाँ पे आपके उत्तल दर्पण की यहाँ पे दिया है कोई गोलीय। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा आभासी देखने को मिलता है। तो बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। पहला ही प्रश्न देखिए कितना सिंपल है। दूसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है। कह रहा है कि सूर्य जो होता है कब एकदम सफेद कलर का प्रतीत होता है, किस समय, सूर्योदय के काफी पूर्व, कि सूर्योदय में सूर्यास्त के समय, कि दोपहर के समय, कि सूर्यास्त के काफी बाद। तो मेरे प्यारे बच्चों दोपहर एक ऐसा समय है कि दोपहर के समय जो सूर्य होता है बिल्कुल सफेद कलर को देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लीजिए क्या है कि किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है। मतलब इन चारों ऑप्शनों में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध, मतलब कि आर, ठीक है। चालक की लंबाई पे, चालक के पदार्थ का घनत्व, चालक का अनुप्रस्थ काट की चालक का आकार। मेरे प्यारे बच्चों चालक के आकार, चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता है। तो किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता है। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों। चौथा प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दे रखा है। तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो आर का वैल्यू आपको 30 सेंटीमीटर दे रखा है। फोकस दूरी पूछा है, फोकस दूरी मतलब एफ। तो एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आर बाई के 2 होता है, ठीक है। तो यहां से अगर हम एफ निकालना चाहें
तो एफ निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आर का वैल्यू 30 है और 30/2 जब करोगे तो 15 दूनी के 30, 15। तो 15 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी आ गया, जो कि बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना ही ज्यादा सिंपल प्रश्न दे रखा है, कभी नहीं भूल पाओगे, सारे प्रश्न करके एग्जाम में आओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि लघु पथन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, कि परिवर्तित नहीं होता, कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, कि निरंतर परिवर्तित हो जाता है। तो लघु पतन के कारण परिपथ में जो विद्युत धारा का मान होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अधिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। आगे वही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है, 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के दो विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं, तो प्रतिदिन विद्युत की खपत क्या होगी, यह क्वेश्चन में पूछा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए कैसे लगाएंगे, बहुत सिंपल, एक पेज ले लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मैंने एक पेज लिया, देखिए जो जो वैल्यू दिया है पहले उस वैल्यू का मान हम लोग रखते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है प्रतिदिन विद्युत की खपत होगी, यहाँ पे डब्ल्यू का वैल्यू हमसे पूछ रखा है। ठीक है, डब्ल्यू का वैल्यू पूछा है, क्या क्या दिया है उसको देखते हैं। 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है, 200 वोल्ट मतलब वी का वैल्यू दिया है, तो वी बराबर आपको दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 200 वोल्ट। ठीक है, वी बराबर 200 वोल्ट दे रखा है। बोला है कि मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के दो विद्युत बल्ब हैं, तो दो विद्युत बल्ब हैं अलग अलग प्रतिरोध के, तो एक को मैं R1 प्रतिरोध मान लेता हूं जो कि 100 ओम दिया है, दूसरे बल्ब के प्रतिरोध को R2 मान लिया हूं जो कि 200 ओम दिया है। ठीक है, जो जो दिया है पहले आप उसको लिख लो। इसके बाद बोला है कि प्रतिदिन 1 घंटा में प्रयोग में लाए जाते हैं, मतलब समय की अगर हम बात करें टी समय, तो 1 आवर्स डेली यूज में लाए जाते हैं। तो बोला है कि प्रतिदिन विद्युत की खपत क्या होगी। ठीक है, तो प्रतिदिन मतलब एक दिन का, एक दिन में विद्युत की खपत क्या होगी, डब्ल्यू की वैल्यू पूछा हमसे। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू जितना दिया है वैल्यू हमने लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे दो प्रतिरोध हैं, हम तो अलग अलग प्रतिरोधों को निकालेंगे। सबसे पहले पहला प्रतिरोध लेकर कि 100 ओम का जो प्रतिरोध है, ठीक है, उस पे हम लोग निकालेंगे कि उस पे बिजली कितना खर्च हो रही है। इसी तरह दूसरा प्रतिरोध जो 200 ओम का प्रतिरोध है उस पे हम लोग रख के फिर उसका निकालेंगे कि उसमें कितना बिजली खर्च हो रही है, फिर दोनों को जोड़ देंगे, सिंपल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे W1 का वैल्यू, किसका निकालेंगे, W1। तो W1 बराबर फार्मूला क्या होता है, W बराबर V²/R होता है। तो यहाँ देखिए V बराबर W²/V²/R × T होता है फार्मूला। तो पहले वाला निकाल रहे हैं तो W1 है, यहाँ पे भी आपको R1 करना पड़ेगा, तो V1 बराबर V²/R1 × T होगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, V², तो V का दोनों के लिए तो 200 वोल्ट समान है, तो हो जाएगा आपका 200 × 200। ठीक है, इंटू टी समय कितना है 1 आवर्स, तो 1 आवर्स समय लिख लो, बटे में R1 का वैल्यू कितना है 100 ओम, तो 100 ओम, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो W1 बराबर कितना आ गया, 2 दूनी के 400, 400 गुणा 1 में करोगे तो 400 ही आने वाला है, 400 वाट घंटा आ गया, 400 वाट घंटा मेरे प्यार बच्चों यहाँ से देखने को आपको मिल गया। ठीक है, इसी तरह हम लोग W2 निकालेंगे कि दूसरा बल्ब जो है कितना विद्युत आपूर्ति कर रहा है, तो दूसरा बल्ब का निकालेंगे तो V2 बराबर फार्मूला वही रहेगा V² बटे यहाँ दूसरा प्रतिरोध ले रहे हैं तो R2 × T, बस सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। तो W2 बराबर क्या हो जाएगा V, तो ये तो समान ही रहेगा 200 × 200 बटे प्रतिरोध चेंज हो जाएगा, R2 मैंने लिया है 200 और T समय तो 1 घंटा ही है, तो 200 से 200 कैंसिल, तो यहाँ V2 बराबर कितना आ गया, 2 दूनी के 400, 400 गुणा 1 में करोगे तो कितना जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 400 क्या करें 200, 200 कट गया, 200 बचा, 200 गुणा 1 में करोगे तो 200 बचेगा, 200 वाट घंटा इसका आ गया। दूसरा बल्ब जो है कितना विद्युत आपूर्ति कर रहा है 200 वाट घंटा का। तो हमें टोटल निकालना है, हमें तो W का वैल्यू निकालना है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, W1 + W2 दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों W बराबर, W1 तो आया है आपका 400 और W2 आया है 200, टोटल अगर हम जोड़ देंगे तो W बराबर 600 वाट घंटा बिजली आपूर्ति कर रहा है, बात खत्म। तो 600 वाट घंटा देखिए दिया है ऑप्शन में, देना ही चाहिए मेरे प्यारे बच्चों उसको। 600 वाट घंटा का मतलब बी वाला ऑप्शन, देखिए बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7वां। देखिए प्रश्न नंबर 7वां क्या है कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो अगर आपकी आंखों में दूरदृष्टि दोष है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब मेरे प्यारे बच्चों रेटिना के पीछे बनता है। वहीं अगर निकट दृष्टि दोष रहता तो रेटिना के आगे बनता। अगर आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई दोष नहीं रहता, तो रेटिना पर बनता।
तो दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है मेरे प्यारे बच्चों रेटिना के पीछे बनता है, निकट दृष्टि दोष रहता है तो रेटिना के आगे। ये बात दोनों अभी से याद कर लेना। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों उपखंड ख। मैंने अभी बताया उपखंड ख, अब ये स्टार्ट होगा आपके केमिस्ट्री का। किसका स्टार्ट होगा? केमिस्ट्री का मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए केमिस्ट्री का देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8वां से स्टार्ट होगा। तो प्रश्न नंबर 8वां बोला है कि जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय, आप लोग जानते हो कि आयनों के विनिमय से, आयनों के आदान प्रदान से, ठीक है, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज जब आपस में संयोग करके नए यौगिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वहां पे द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। आपको भी मालूम है कौन सा अभिक्रिया होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आयनों के आदान प्रदान से नए यौगिक का जो निर्माण होता है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 8वां प्रश्न भी बता दिया, 9वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 9, देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है कि मीठे सोडे या खाने सोडे का अणु सूत्र है। तो खाने वाले सोडे का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? खाने वाला सोडा, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 मेरे प्यारे बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट, चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप कह सकते हो। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सामान्यतः तापक्रम तथा दाब में केंद्र के रूप में, अरे सॉरी केंद्र कह रहा हूं, द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। कह रहा है कि सामान्य टेम्परेचर पे दाब में सामान्य टेम्परेचर रहे और सामान्य दाब रहे, कह रहा उसमें द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु का नाम बताइए। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन की आयोडीन। तो मेरे प्यारे बच्चों वो है आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन सामान्य तापक्रम पे और सामान्य दाब पे किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव के रूप में पाया जाता है ब्रोमीन। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखना। आगे मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 11 प्रोपेनल है। पूछा है कि प्रोपेनल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी पूछता है एग्जाम में बहुत ज्यादा। प्रोपेनल, इन चारों ऑप्शन में से प्रोपेनल कौन है? तो C3H6O, याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, रट लेना, C3H6O। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12, देखिए क्या है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। ये तो हर साल ही आपको दे देगा, हर साल बता रहा हूं, घुमा फिरा के प्रश्न जरूर से जरूर देगा। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है मेरे प्यारे बच्चों, एथेनोइक अम्ल उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेनोइक अम्ल कहते हैं। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं प्रश्न नंबर 13 की अगर हम बात करें तो एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्ष को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है, इस तत्व का नाम बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों कोई भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्ष है, अगर यक्ष को हम वायु में छोड़ देते हैं, वायु की उपस्थिति में छोड़ देते हैं, तो या वायु की उपस्थिति में इसे हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो वह काला हो जाता है। तो इस तत्व का नाम बताइए। तो वह तत्व आपका कापर है। आपको मालूम है कि कापर को कभी भी आप बाहर वायु की उपस्थिति में लेकर उस पर जलाइएगा, जैसे आग लगाएंगे तो वो जलेगा लेकिन वो बिल्कुल काला हो जाएगा। तो उस तत्व का नाम क्या है? तो उस तत्व का नाम कापर है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो उपखंड ग आ गया, और उपखंड ग मेरे प्यारे बच्चों किसका प्रश्न है? तो बायोलॉजी का प्रश्न है। किसका प्रश्न है? बायोलॉजी का प्रश्न है उपखंड ग। अब उपखंड ग बायोलॉजी का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14 क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी मतलब कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जैसे पौधा, तो उसके लिए क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाई मतलब CO2, वो तो चाहिए भाई उसको, पहला वाला सही होगा। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी उसको चाहिए भोजन बनाने के लिए। इसके बाद तीसरा है सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, मतलब तीनों चाहिए, इसलिए उपयुक्त सभी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 देखेंगे कि मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है। आपको भी मालूम है कि मादा जनन के किस भाग में कॉपर टी इस्तेमाल किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो गर्भाशय में, गर्भाशय में प्रयोग किया जाता है। अब कॉपर टी जानते होंगे इसके बारे में आप। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कि मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुरीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करेगा? तो ये तो सिंपल है भाई, कैपिटल TT स्मॉल r रहेगा, तो ये आप लोगों को लंबे तने व झुरीदार बीजों के लक्षण प्राप्त होंगे आपके, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, ये तो सिंपल है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या है। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है मेरे ख्याल? ये तो इतना ज्यादा सिंपल है, अंडा से। अंडा से, ये तो निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? अंडा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर देखेंगे यहाँ पे 18। प्रश्न नंबर 18 मेरे प्यारे बच्चों है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य तप रक्त दाब होता है, ब्लड प्रेशर मेरे प्यारे बच्चों। तो ब्लड प्रेशर अगर एक सामान्य व्यक्ति है तो उसमें ब्लड प्रेशर होगा 120/80। कितना होगा? 120/80। हाई से हाई 120 हो सकता है और लो से लो 80। इससे नीचे और हाई कम होता है समझिए कि खतरे में है आप। ठीक है, चलिए
आगे 19वां, कूपिका जिसे वायु कोष्ठिका कहा जाता है। तो कूपिका पाई जाती है, कूपिका मतलब कहाँ पाई जाती है, यकृत में पाई जाती है, फेफड़े में, कि आमाशय में, कि जीभ में। तो आपको मतलब कूपिकाएं किसमें, फेफड़ों में पाई जाती है। ठीक है, फेफड़ों में जो सांस हम लोग लेते हैं, छोड़ते हैं, कूपिकाओं के द्वारा तो ये होता है, जो रक्त ब्लड वहां पे संचारित होता है। तो कूपिका पाई जाती है फेफड़ों में। 20वां है आप लोगों का, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप मतलब पौधा, तो पौधा में जाइलम का कार्य क्या होता है, तो जाइलम, जाइलम मतलब जल, तो जल का वहन करने में होता है। जल का वहन मतलब पहला वाला ऑप्शन, तो जाइलम जो होता है जल का वहन करने में होता है। मेरे प्यार जो कभी कभी फ्लोयम पूछ लेता है, कभी कभी क्या पूछ लेता है, फ्लोयम। जब फ्लोयम पूछ लेगा तो फ्लोयम मतलब भोजन का वहन करने में, किसका वहन करने में, भोजन का वहन करने में होता है, जैसे बी वाला ऑप्शन हो जाता। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी, तो जल का वहन करने में। तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी मैंने समाप्त कर दिया। अब हम देखेंगे खंड ख। चलिए मेरे प्यारों को देखिए, खंड ख, इसमें वर्णात्मक प्रश्न है। सबसे पहले आ गया उपखंड क। उपखंड क मतलब फिजिक्स के प्रश्न है, और यह प्रश्न 50 नंबर के रहेंगे। खंड ब 50 नंबर का। सबसे पहले उपखंड क आया फिजिक्स वाला। तो फिजिक्स का पहला ही प्रश्न आप देख रहे हो, तो 4 नंबर के लिए दे दिया न्यूमेरिकल, 4 नंबर के लिए न्यूमेरिकल छाप दिया। कह रहा है कि उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। ठीक है, तो मेरे प्यारों जो एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। ठीक है, और इसमें बताना है पहला कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तथा दूसरा बताना है कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों कैसे लगाएंगे, बहुत सिंपल है। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, ये जो लंबाई का आधा बनता है, लंबाई का दुगना बनता है, यह सब आवर्धन पे डिनोट करता है। आवर्धन मतलब एम। ठीक है, तो एम बराबर मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, और बटे में मेरे प्यारे बच्चों होता है वस्तु की लंबाई। बटे में क्या होता है, वस्तु की लंबाई होता है। बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, सिंपल है। अब मेरे प्यारे बच्चों बोला है एम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई होता है आवर्धन बराबर। इसने बोल रखा है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, देखो वस्तु का प्रतिबिंब जो है, ठीक है, वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। तो वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। अगर वस्तु की लंबाई को अगर मैं दोगुना कर देता हूं, तो प्रतिबिंब की लंबाई इसका आधा, मतलब 2 का आधा करूंगा तो 1 हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, तो वस्तु की लंबाई दुगना है, और वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है मेरे प्यारों जो 1 हो रहा है, मतलब उसका आधा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे मालूम चल गया कि m बराबर आ गया मेरे प्यारों जो 1/2। m का वैल्यू क्या आ गया, 1/2 आ गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। और बोला है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो वस्तु रखी हुई है, मतलब यू का वैल्यू दे रखा है। यू का वैल्यू आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और यह माइनस में होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि उत्तल दर्पण है। चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, यू का वैल्यू तो हमेशा माइनस में होता है। तो -25 सेंटीमीटर। पहला पार्ट हम हल करने जा रहे हैं। पहला पार्ट हमसे क्या पूछा है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी मतलब v का वैल्यू हमसे पूछ रखा है पहला में। तो v का वैल्यू पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, तो v का वैल्यू तो हम आवर्धन से ही निकाल देंगे। एक फार्मूला होता है m बराबर -v/u होता है एक फार्मूला। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि m बराबर माइनस v निकालना, तो v रख लो, और बटे u का वैल्यू कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, u का वैल्यू दिया है यहाँ पे -25, तो हो जाएगा -25। और m का वैल्यू अभी निकला है, m बराबर 1/2। तो m की जगह हम रख देंगे 1/2 बराबर -v/-25 हो जाएगा। यहाँ से आप देख पा रहे हो, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 को गुणा v में करोगे तो हो जाएगा 2v बराबर 25 को गुणा 1 में करोगे तो हो जाएगा यह 25। यहाँ से मेरे प्यारों जब v निकालोगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा। अब v का वैल्यू मालूम चल गया। ठीक है, तो v बराबर आ गया 25/2। यही हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों आंसर, इतना सेंटीमीटर दूर। क्लियर है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो होगा वो 25/2 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा, सिंपल। अब दूसरा पार्ट हल कर लेते हैं। देखिए दूसरा पार्ट क्या बोला है मेरे प्यारे बच्चों, इसको साइड करता हूँ। दूसरा पार्ट बोला है कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूसरा पार्ट हम लोग यहाँ याद करते हैं, दर्पण की फोकस दूरी मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से आपको F बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा है, तो दर्पण की फोकस दूरी, तो हम लोग दर्पण सूत्र लगाएंगे, दर्पण सूत्र लगाएंगे, वहां पे हम लोग फोकस दूरी निकाल देंगे। तो दर्पण सूत्र क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, दर्पण सूत्र यह कहता है कि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/u, ये होता है मेरे प्यारे बच्चों दर्पण सूत्र। तो चलिए लगाते हैं, तो 1/F, एफ वैल्यू निकालना है, बराबर 1/V, v का वैल्यू अभी आया है 25/2, और प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना था, -25 था। तो इसको हल करेंगे मेरे प्यार बच्चों, तो क्या हो जाएगा 1/F बराबर, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/25।
ठीक है। और ये जो माइनस है इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और ये हो जाएगा आपका 1/25। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ से 1/f निकालोगे तो एलसीएम ले लीजिए, तो 25 और 25 का एलसीएम तो 25 ही होने वाला है। तो 25 से 25 कैंसिल, ऊपर 2 बच गया, माइनस ये 25 से 25 कैंसिल, ऊपर 1 बच गया। तो यहाँ हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/f बराबर 2 में से 1 जाएगा तो 1 कितना जाएगा 25। ठीक है, तो f बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 25। इस पर 25 को ऊपर हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो इसको मैंने f को क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों ऊपर कर दिया। ठीक है, तो ये बराबर 25 सेंटीमीटर आ गया। बात यहाँ पे हो गई मेरे प्यारे बच्चों खत्म। तो ये बराबर 25 सेंटीमीटर। तो दोनों पार्ट हमने बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पे हल कर दिया। किसी बच्चे को डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, सब कुछ आसान तरीके से आपको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर मेरे प्यारे बच्चों 22। देखिए प्रश्न नंबर 22 क्या है। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए क्या है। अब इस सारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं। ठीक है, तो बताना कि अभिसारी किरण के मार्ग में अगर अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस जो होती है 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं। और दूसरा प्रश्न है कि लेंस की अनुपस्थिति में यह किरणें कहां पर फोकस होती हैं। लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। इनका जवाब आपको अपने से देना है, ये होमवर्क में देता हूँ। क्या देता हूँ, होमवर्क। कुछ होमवर्क दूंगा तो अपने से भी आप करोगे तो सही होगा, नहीं तो पूरा का पूरा सोल्यूशन बता दूंगा तो फिर आप मेहनत कर ही नहीं पाओगे। तो 22वां वाला भी 23वां वाला भी होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि ये भी प्रश्न सिंपल है। कह रहा है कि निम्न चित्र में R1 का वैल्यू 15 ओम, R2 का वैल्यू 10 ओम, R3 प्रतिरोध का 30 ओम, R4 का 5 ओम और R5 का 20 ओम। वो बैटरी 18 वोल्ट है। तो इस परिपथ में तुल्य प्रतिरोध और विद्युत धारा की गणना कीजिए। और प्रश्न 4 नंबर के लिए, ये भी आपका होमवर्क में ही रहेगा। और बाकी क्या रह गया, बात यह कि निम्नांकित चित्र की सहायता से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखे 6 नंबर के लिए। अगर ये प्रश्न नहीं कर पा रहे हो तो अथवा करके एक और दिया है कि किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को स्पष्ट रेखा चित्र बनाइए। ये भी प्रश्न 6 नंबर का है। तो चौथा में ये दोनों में से कोई एक ही करना है, दोनों याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। ये तो लिखने वाला है, तो ऑटोमेटिक आप लोगों को सब होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, सब होमवर्क आप करेगा आराम से, आप लोगों को मिल जाएगा। सब होमवर्क में दे रहा हूँ, दोनों में से कोई एक कर लेना। अब उपखंड ख स्टार्ट होता है। उपखंड ख मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से केमिस्ट्री वाले प्रश्न स्टार्ट हो गए। इसमें से 5वां प्रश्न आपको बोल रखा है कि निम्नलिखित के उदाहरण द्वारा समझाइए। 4 नंबर का है, 2-2 नंबर दिया जाएगा। बताना है आपको पहला कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व बताइए, 2 नंबर इस पे दिया जाएगा। और उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, 2 नंबर इस पे दिया जाएगा। तो बहुत सिंपल, दोनों टॉपिक बहुत सिंपल है, दोनों का आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। ये भी 4 नंबर के लिए है। मतलब यश दलेपन क्या होता है, 2 नंबर इस पे दिया जाएगा। और क्या होता है जब सोडियम धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करता है, तो बताइए क्या होता है, 2 नंबर इस पे दिया। ये सारे प्रश्न आप लिख पाओगे अपने से, और लिख लेना, क्योंकि पेपर बनेंगे, बता रहा हूँ। छोड़ोगे तो भाई फेल हो जाओगे। तो मेहनत करो, लिखो, इसको याद करो। 7वां प्रश्न देखिए, क्या होता है जब केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, 4 प्रश्न है। ठीक है, 1.5 नंबर के हिसाब से आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 6 नंबर दिया जाएगा। तो चारों प्रश्न का उत्तर आपको देना मेरे प्यारे बच्चों। पहला कि चूने के पानी में देर तक अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। और दूसरा यह सूक्ष्म जो बुझे हुआ चूना है, तो बुझे हुए चूने की अभिक्रिया अगर हम क्लोरीन गैस से कराएंगे तो क्या होगा। तीसरा है कि जिप्सम को अगर हम गर्म कर देंगे तो क्या होगा। और चौथा है कि सोडियम धातु की जल से अगर अभिक्रिया हम कराएंगे तो क्या होगा। ये चारों क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। आपसे फिर कह रहा हूं कि याद कर लेना, लिख कर कहीं पे, नहीं तो फिर मेरे प्यारों पास बहुत पछताओगे आप पेपर में जब बैठने जाओगे तो। ठीक है, अगर ये नहीं प्रश्न करना चाहते हो चारों, तो अथवा करके प्रश्न और दिया है कि 6 नंबर आपको यहाँ से भी मिल सकता है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। जैसे बताना होगा कि भर्जन क्या है, 2 नंबर दिया जाएगा। उभय अपघटन क्या है, 2 नंबर यहाँ से दिया जाएगा। संक्षारण क्या होता है, 2 नंबर यहाँ से दिया जाएगा। तो 2-2 नंबर या तो ये लिख लो, या तो इन चारों का आपको केवल रासायनिक समीकरण बता दो। तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उपखंड ग बायोलॉजी के प्रश्न। इस पेपर को इतना रट जाओ मेरे प्यारे बच्चों कि इससे हम 70 में 70 नंबर लेकर आ जाओगे। 8वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बोला है कि इसमें 4 प्रश्न है 1-1 नंबर के हिसाब से कि पादप में जाइलम का प्रमुख कार्य लिखिए, 1 नंबर। शरीर के किस अंग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है, गर्भाशय में भी बहुविकल्पी में आता है, 1 नंबर। मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था, मटर पे, भी आप लोग जानते हो। समझात अंगों के उदाहरण आपको बताना, 1 नंबर। तो ये सारी चीज तो जानते ही हो, बस 1-1 नंबर मिल जाएगा, आप लोग लिख लो। 9वां प्रश्न है कि मनुष्य के दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए कि मनुष्य के दोहरे परिसंचरण क्या होता है। 4 नंबर के लिए प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9। इसके बाद 10वां प्रश्न पे आइए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए 4 नंबर के लिए भी प्रश्न है। जैसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कैसे, 2 नंबर इस पे। पूर्ण उद्भवन या पूर्ण जनन किसे कहते हैं, 2 नंबर इस पे दिया जाएगा। ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, आपको किसी कीमत पे ही तैयार करना है, बता देता हूँ आपको। इसके बाद 11वां प्रश्न है कि मानव के मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिएगा। मानव के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कितने नंबर के लिए प्रश्न है आपके, 6 नंबर के लिए प्रश्न है।
इसके बाद मेरे प्यार बच्चों, अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो अथवा के दिया है कि प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंधक पर एक निबंध लिखे, कि प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंधक पर एक निबंध लिखोगे तो 6 नंबर। तो इन दोनों में से कोई एक ही प्रश्न करना है मेरे प्यार बच्चों। क्लियर है? वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यार बच्चों, चैनल पर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।